का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफी सारी नई अपडेट्स आती नजर आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। देखिए, ब्रेंट क्रूड फिर से $97 के पार पहुंचने पर एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में 2% तक की गिरावट देखने के लिए मिली। तेल विपणन कंपनियों के लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आमतौर पर नकारात्मक मानी जाती है। देखिए, इंडियन ऑयल के रिलेटेड 2 से लेकर 5 मिनट के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे क्योंकि कच्चे तेल की खरीद की लागत बढ़ जाती है जिससे खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ी हुई इनपुट लागत के अनुरूप समायोजित नहीं किया जाता। तो बड़ी बात है कि विपणन मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है जिससे कंपनी के प्रॉफिट भी प्रभावित होते हैं। चलिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मध्य पूर्व में हालिया तनाव यानी कि फार्स की खाड़ी से जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लगभग बंद रहने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जोखिम का प्रभाव लगातार बना हुआ है। अच्छा, एक बात कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी। कल हमने बताया था कि ओपेक प्लस का नतीजा आने वाला है। ओपेक प्लस की कल मीटिंग थी ऑनलाइन और उस मीटिंग में जो नतीजा निकला है उसमें उत्पादन जो है यानी कि कच्चे तेल का जो उत्पाद है उसमें 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की ओर वृद्धि को मंजूरी मिलती नजर आई है और जिसे आपूर्ति को धीरे धीरे बहाल करने की रणनीति जारी है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह कि इससे बाजार की चिंताओं में कोई खास कमी नहीं आई, जबकि पहले अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होता था तब यहां पर जब कुछ ऐसी अपडेट आती थी ओपेक प्लस द्वारा कि तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो एक अच्छी अपडेट मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल इसका कोई भी बड़ा असर बाजार की चिंताओं में नहीं देखने के लिए मिला। चलिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं। फिलहाल क्रूड ब्रेंट के पाव अगर प्राइस देखें तो लगभग 6 बजे के करीब आपको 1 से 1.5% बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिली है। चलिए अगर ये $100 से नीचे की तरफ रहते हैं और ये लगभग $80 $85 तक आ जाते हैं तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बहुत अच्छी राहत की खबर होगी। लेकिन वहीं पर अगर $115-20 चले जाते हैं या फिर उससे भी अधिक तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। इसी के साथ वैसे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डेली बहुत घाटा देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि इंडियन ऑयल को, बीपीसीएल को, एचपीसीएल को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते नजर आते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम वही देखने के लिए मिल रहे थे कुछ समय पहले और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनियों को डेली घाटा हो रहा था। लेकिन फिलहाल सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। 3 महीने में दूसरी बार वृद्धि होती नजर आई है एलपीजी के ऊपर। यह खबर हो सकता है देश के लिए अच्छी ना हो, महंगाई बढ़ती नजर आए, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए फिलहाल ये एक गुड न्यूज़ है, ये एक अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को पता है 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिली है। लगभग ₹7.5 की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के रेट पर भी देखने को मिली। लेकिन अभी भी कुछ विशेषज्ञ या फिर कुछ एनालिसिस का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी पेट्रोल के दाम कम से कम ₹15 और बढ़ने चाहिए, 10 से ₹15, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फायदे में आ सकें। तो यहां तक की अपडेट देखने के लिए हमको मिल रही है। इसके अलावा भी समझे तो डेली का 500 550 करोड़ का लॉस बताया जा रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। हर लीटर के पीछे पेट्रोल पर ₹21 और डीजल पर लगभग ₹12 का जो सिनेरियो है, फिलहाल 21 और 12 का पेट्रोल डीजल पर ये लॉस होता डेली का लगभग नजर आ रहा है। जून क्वार्टर की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लगभग 74,000 से 84,000 करोड़ तक का घाटा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक राहत की खबर ये भी हो सकती है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ समय के लिए फिलहाल विंडफॉल टैक्स या फिर कहें कि जो पेट्रोल डीजल पर कर था जो उस पर 10% ₹10 कम किया, जो कि राहत की खबर थी। लेकिन आगे के सिनेरियो को समझें तो आगे का जो सिनेरियो है वो फिलहाल अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसी अनाउंसमेंट जिसमें बजट की थोड़ा सा बताया जाता है, कुछ यहाँ पर सहारा कंपनसेशन मिलता नज़र आता है, तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी अपडेट इंडियन ऑयल के लिए होती वो नज़र आएगी। इन सभी अपडेट्स को समझें तो देखिए 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट लंबी अवधि के लिए इंडियन ऑयल बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का मार्केट चल रहा है, जिस तरह के सेंटीमेंट्स हैं, उसमें ज़्यादातर एनालिसिस द्वारा लॉन्ग टर्म के व्यू ही रखे जा रहे हैं। सो लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। किसी ने ₹100 भी निवेश करने हैं तो ₹5 करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10, 15-15 पॉइंट गिरता है
थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन रखें, जिससे लंबी अवधि में एक अच्छी एवरेज पर अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। बाकी दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल के भाव और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी क्या रिजल्ट दिखाती नजर आ रही है, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, वीडियो अपन ने बनाया है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद भी स्टडी जरूर किया। देखिए, एक्सॉन मोबिल की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने क्रूड के बारे में बात की है, जहाँ पर उन्होंने $160 तक जाने की आशंका को जताया है। उनके पीछे उन्होंने ये भी बताया है कि तेजी से घट रहा है अमेरिका का ऑयल रिजर्व, यानी कि फ्यूल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खतरा तो पैदा हो ही गया है। आने वाले दिनों में ऑयल संकट और गहरा हो सकता है और इसका सारा का सारा इम्पैक्ट, अगर ऐसा रहता है जिस तरह से बात की जा रही है, तो सारा का सारा इम्पैक्ट इसका मार्केट पर भी पड़े, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अमेरिका और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व गिरकर 22 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से दुनिया के कुछ बड़ी ऑयल कंपनियों ने क्रूड की कीमतों में उछाल का अनुमान जताया है। पहले से ही ब्रेंट क्रूड का भाव हाई लेवल पर बना हुआ है। इसके चलते बाजार में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ाने को मजबूर हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन मोबिल का कहना है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो नील चैपमैन ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेंट्री काफी लो लेवल की तरफ बढ़ रही है और अगर आने वाले दिनों में सप्लाई नहीं बढ़ती है तो ब्रेंट क्रूड का भाव 150 से $160 प्रति बैरल तक जा सकता है। और उसका मानना है कि सप्लाई में कमी के बीच मार्केट अनिश्चित समय पर इन्वेंट्री पर निर्भर नहीं रह सकता। दूसरे एग्जीक्यूटिव्स का भी मानना है कि इमरजेंसी रिजर्व और कमर्शियल स्टॉक ने भी अचानक लगे झटकों से बचा है, लेकिन अब रिजर्व तेजी से घट रहा है। उनके चेयरमैन और सीईओ माइक विर्थ का भी मानना है कि जियोपॉलिटिकल डिस्प्रेशन जारी रहने पर ऑयल की कीमतें काफी ऊपर जा सकती हैं और एनालिसिस का कहना है कि रिस्क सिर्फ क्रूड की सप्लाई को लेकर नहीं, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स के मामले में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कुछ स्थितियों में जल्द बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रिफाइंड फ्यूल की इन्वेंट्री रिफाइनिंग कैपेसिटी पर निर्भर है। होप्स सो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है इस पॉइंट पर कि यहाँ पर कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हो सकता है ये चीज़ एक दो दिन वाला खेल तो नहीं है। हाँ, समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर होर्मुज़ नहीं खुलता, बाधा बढ़ती है, तो यहाँ पर कहानी जो है वो बिगड़ती नजर आ सकती है। अमेरिका ईरान में लड़ाई शुरू होने से पहले क्रूड की कीमत थी $72 पर और उसके बाद कीमतों में तेजी से उछाल आया और एक समय पर कीमत हमें $120 प्रति बैरल तक भी जाती नजर आई और इसमें फिलहाल तो नरमी बनी हुई है, यानी कि अप्रैल में ज़्यादातर समय ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा है, लेकिन फिलहाल अब क्रूड का भाव $100 से नीचे चल रहा है। यह कीमत भी अगर हम ये देखें ना कि $100 वाली कीमत भी भारत जैसे देशों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है और $160, $140 जाना, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं इससे आयात का भारत का जो बिल है उसकी बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ जाती है। और 100 चीज़ें ऐसी हैं जहां पर जो एक्सप्लेन तो नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर ये देश के लिए किसी भी तरह से गुड न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये आप लोगों को रिमाइंड रखना है, क्योंकि क्रूड की कीमतों में उछाल से भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई बार इजाफा तो किया है, लेकिन फिलहाल फिर भी कंपनियां 750 या 550 करोड़ के करीब दैनिक घाटा झेलती अभी नजर आ रही हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। और अगर क्रूड की कीमतें $100 के पार जाती हैं तो इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर पहले से ही महंगे फ्यूल की वजह से कई जो है परिवार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और फ्यूल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। और आरबीआई ने 5 जून की मॉनेटरी पॉलिसी में भी इन्फ्लेशन का अपना अनुमान बढ़ा दिया है। सो इस पॉइंट का पूरा इम्पैक्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आपको देखने के मिला, जहां पर काफी सारे अनुमान जो यहाँ पर पहले कम थे वो बढ़ते नजर आए हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में जो है ये चीजें देखने के लिए आपको मिल रही हैं। नोमुरा का कहना है कि यहाँ पर बाइंग की रेटिंग मेंटेन करते नजर आए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे और इन्होंने यहाँ पर प्राइस टारगेट दिया है 180 कि यहाँ पर जो करंट लेवल्स हैं उससे 180 तक के लेवल इंडियन ऑयल में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दी है। नोमुरा ने इनके सोल ओवर इनके द्वारा यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू दिया जा रहा है। इसके अलावा भी समझे तो इंडियन ऑयल पर यूबीएस ने भी अपनी रेटिंग को दिया बरकरार रखा है और यहाँ पर 175 रुपए के टारगेट निर्धारित किए हैं।
मार्केट के ब्रोकरेज के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग समझे तो ब्रोकरेज यहाँ पर इंडियन ऑयल पर बुलिश होते नजर आ रहे हैं, जो कि चलिए एक अच्छा पॉइंट है। बाकी देखिए हर एनालिसिस का अपना एक व्यू रहता है, बाकी बाजार की स्थितियाँ बहुत मैटर करती हैं, फिर यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कच्चे तेल के दाम $100 से नीचे की तरफ पहुँचते हैं तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए सोने पे सुहागे वाला काम होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से $110-20 से भी ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग का जबरदस्त कारण बन सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे कि आप फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो आप अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी देखिए नो डाउट लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छा है। बाकी दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मार्केट के सेंटिमेंट्स, दूसरा यहाँ पर क्रूड के प्राइजेस भी बैक टू बैक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का डाटा इंडियन ऑयल में अपडेट होता नजर आ रहा है, जहां पर हमें यही समझने के लिए मिलता है कि फिलहाल मंथ मई का चल रहा है और अप्रैल मंथ का डाटा म्यूचुअल फंड का इंडियन ऑयल में अपडेट हुआ है, जिसमें हम देख पा रहे हैं 89 म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है, 25 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। यानी कि एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि बेचने वाले कम है खरीदने वालों से, यानी कि खरीदने वाले यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। नंबर वाइज म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और लगभग 67,95,256 स्टॉक्स का चेंज लास्ट मंथ में देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली चौथे महीने जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर क्वांटिटी वाइज ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने प्रॉफिट बुकिंग इंडियन ऑयल में करी है, ज़्यादा माल यहाँ पर बेचा गया है। और अप्रैल मंथ में भी यही चीज़ आपको देखने के लिए मिली है, अप्रैल मंथ में भी म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। अगर हम यहाँ पर दिसंबर मंथ की बात करें तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिलता था, जहाँ पर आप 400 से ज़्यादा मिलियन के शेयर्स यहाँ पर होल्ड थे, लेकिन वही शेयर अब 3 to 800 यानी कि 300 मिलियन से ऊपर और 400 मिलियन से नीचे की तरफ आते नजर आ रहे हैं। सो बैक टू बैक क्वांटिटी वाइज इंडियन ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। अब ये नहीं है कि सभी ने ही बेचा है, ऐसा नहीं है। आईसीआई प्रूडेंट इक्विटी डेप्ट ने अप्रैल मंथ में ही 24,37,500 स्टॉक्स की बाइंग करी। मोतीलाल ओसवाल बीएस से फंड ने भी 17,58,000 स्टॉक्स की बाइंग करी। इन्वेस्को इंडिया ने भी 11 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी बाई करी। इसी तरह से बंधन, कोटक, आटक, टाटा आर्बिट्रेज, इनके द्वारा भी 9 लाख, 7 लाख के करीब स्टॉक्स की बाइंग करी। और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने शेयर्स में बाइंग करी। मैंने वो बताई जो ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स बाइंग हुए। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जो बेचने वाले हैं वो 2 ही म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग या क्वांटिटी वाइज ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करी। बाकी के म्यूचुअल फंड ने 10 लाख से नीचे ही सेलिंग करी। आईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी ने यहाँ पर 76 और या फिर 77 लाख के करीब स्टॉक्स की क्वांटिटी को सेल किया। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 68 लाख करीब स्टॉक्स की क्वांटिटी को सेल किया। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि इनके पास अभी भी आईसीआईसीआई के पास तो अभी भी लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी होल्ड है। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड के पास भी वो क्वांटिटी 68 लाख वाली बेचने के बाद भी 58 लाख 11,000 स्टॉक्स अभी भी होल्ड है। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि अभी भी होल्डिंग पड़ी है, अभी भी, यानी कि पिछले मंथ के डाटा के अकॉर्डिंग। इस तरह से समझा जाए तो होल्डिंग भी है, लेकिन फिलहाल इन 2 म्यूचुअल फंड्स द्वारा ज़्यादा क्वांटिटी बेचे जाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। यानी कि इंडियन ऑयल एक राष्ट्रीय जीवन रेखा है जो देश के कोने कोने में लोगों को, उद्योगों और आकांक्षाओं को जोड़ती। फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 में से 127वें स्थान पर इंडियन ऑयल भारत की शीर्ष रैंक वाली ऊर्जा यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक विश्वसनीय नाम। राष्ट्रीय के अपने सशक्त आदर्शों से प्रेरित होकर इंडियन ऑयल भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रगति कर रही है। दूसरा पॉइंट समझे तो 1964 में अपनी स्थापना के बाद इंडियन ऑयल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित हुआ है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी ढलता नजर आया है। इन पॉइंट समझे तो शोधन, पाइपलाइन, विपणन, पेट्रोकेमिकल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, उभरते हरित ईंधन की तरफ कंपनी काफी अच्छा करती नजर आ रही है। इंडियन ऑयल के पास लगभग 10 रिफाइनरियां हैं जिनका स्वाथिंग और संचालन वह खुद करती है और इन रिफाइनरियों की संयुक्त क्षमता भी 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो भारत के सबसे बड़े क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क का प्रबंधन भी करती है, जो कि 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है और प्रति वर्ष 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन भी करता है। 40,000 से अधिक ईंधन स्टेशन, 63,000 से अधिक ग्राहक संपर्क बिंदु
यानी कि कस्टमर जो जुड़े हुए हैं और एक विशाल खुदरा नेटवर्क के साथ इंडियन ऑयल प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों की सेवा प्रदान करता है। प्रतिदिन 22 लाख एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करता है। 130 हवाई अड्डों पर प्रतिदिन 2800 से अधिक उड़ानों का ईंधन प्रदान करता है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है। हम यहाँ पर मेन मोटिव से थोड़ा डीप बात कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस को लेकर के कि एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही। समझा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी चीजें हैं समझने के लिए। इंडियन ऑयल की अगर विशालता की बात करें तो एक जिम्मेदारी की भावना के अनुरूप है। भारत की सबसे बड़ी ग्राहक केंद्रीय संगठनों में से एक होने के नाते कंपनी अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध ऊर्जा पूर्ति सुनिश्चित कर इसका प्रमुख जो एलपीजी ब्रांड इंडेन है 15 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचता है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जैसी पहलों ने भी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में भी स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को पहुंचाने में मदद की। तो ये है इंडियन ऑयल के ऑल ओवर बिजनेस की बात हमने जो की। इसके अलावा समझें तो इंडियन ऑयल परिवर्तन की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है। कंपनी भारत के स्वच्छ ऊर्जा, आपको पता है गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 का देश को नॉन फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर अग्रह करना, और नॉन फॉसिल फ्यूल से चलने वाली जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं लाइक हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, सभी बायोगैस, सीबीजी, इथेनॉल मिश्रण, एसएफ, तत्व विमान ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी भारी निवेश कंपनी करती नजर आ रही है बैक टू बैक। अगर मार्च 2025 तक की बात कर ली जाए तो E20 पेट्रोल 8000 से अधिक आउटलेट पर उपलब्ध, 470 से अधिक आउटलेट एथनॉल 100 पर उपलब्ध। इंडियन ऑयल भारत में 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी संचालित कर रहा है, जो भारत के कुल चार्जिंग स्टेशनों का लगभग 58% है। यह कंपनी टाटा मोटर के सहयोग से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का संचालन भी करती है। अगर हम बात करें हरित नवचारों में सूर्यानुतन सोलर कुकटॉप यानी कि सोलर कुकटॉप जैसे उत्पाद और बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर परियोजनाएं भी शामिल है। तो इस तरह से ऑल ओवर आप कंपनी का पॉइंट टू पॉइंट समझ पा रहे हैं किस तरह से कंपनी अपने पहले इंडियन फिर ऑयल का सिद्धांत उसकी CSR पहलों में गहराई में झलकता है। यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में ही कंपनी ने CSR में भी 460.49 करोड़ का निवेश किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, महिला शक्तिकरण और कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण स्थिरता में 13.6 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ है। इंडियन ऑयल को देखिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, कहीं कहीं से बहुत जगहों से मान्यता भी प्राप्त हुई है। ऑल ओवर मेन पॉइंट को समझें तो वो ये है कि इस तरह से इंडियन ऑयल पूरे देश में फैला हुआ अपना बिजनेस, अपना काम करता रोजाना नजर आ रहा है। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंडियन ऑयल एक्चुअल में क्या कर रहा है, और अगर आप यहाँ पर पैसा लगा करके बैठे हैं तो भी आपको समझ आया कि इंडियन ऑयल का एग्जैक्ट बिजनेस चल क्या रहा है, और अगर नहीं लगाए या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आपको पता चला होगा कि यहाँ पर इंडियन ऑयल का बिजनेस क्या है। एनालिसिस द्वारा ऐसा कहना था। देखिए इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल में काफी सारी चीजें नहीं है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के चलते नजर आ रहे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू भी होते हुए नजर आए। इंडियन ऑयल की बात करें तो एक बड़ी निवेश की योजना है आगामी परियोजनाओं के लिए। अगर 5 साल की बात करें अगले तो 1.66 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है शोधन और पाइपलाइन में अपना मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है। जो कंपनी के CEO ने, कंपनी ने यहाँ पर जो अपनी परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्ष का एक निवेश का बयान दिया है, या फिर यहाँ पर CEO के द्वारा बयान दिया गया था। अगर समझा जाए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही बनता है कि पाइपलाइनों में मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है, साथ में पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण विविधता लाना है, ताकि 2040 तक शुद्ध शून्य प्रचालन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल खत्म किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम को बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें कंटिन्यूसली कंपनी का यहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय या विस्तार या रिफाइनिंग या क्या सिनेरियो है, तो IOC की जो योजना है वो 2028 तक, तो इसकी कुल कच्चे तेल की शोधन की क्षमता है वो 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 98.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने। अगर हम पानीपत रिफाइनरी की बात करें तो 25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार कार्य प्रगति पर है, जो जून 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। पानीपत रिफाइनरी। गुजरात रिफाइनरी की बात करें तो इसकी भी क्षमता 13.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 18 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का कार्य प्रगति पर है, जो 25-26 में से चालू करने का प्रस्ताव है। बरौनी रिफाइनरी की बात कर ले, उत्पाद क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इकाइयों को जोड़ने का भी कार्यान्वयन के अधीन है। तो इस तरह से कंपनी अपनी जो रिफाइनरियां हैं उन पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी लागत या अपनी क्षमता को बढ़ाती है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर उसके बाद उस कंपनी की सेल्स में भी इजाफा होता है। जब फिर किसी कंपनी की सेल्स में इजाफा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट में अपने आप फर्क पड़ता है। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो इसमें तो काफी सारी चीजें हैं जो कि सारा कुछ देख करके चलना है, जैसे कि
रहेगी क्रूड ऑयल की प्राइस। इस तरह से पेट्रोल डीजल के